के यहाँ तक लाए हैं और एक बहुत ही क्लीन और मजबूत बैलेंस शीट सरकार की है इस समय जो दिख रही है। बट इसी के साथ चुनौतियाँ जुड़ती हैं जिसको हम लोग आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। सज्जन कुमार जी, चुनावों के बाद बहुत कुछ सरकार ने अपनी रीथिंकिंग भी करी होगी। बहुत अच्छी बात अभी कही अनिल जी ने कि परसेप्शन की लड़ाई है ना। देखिए, ऐसी कोई जनमुखी स्कीम नहीं है जो सरकार ने न की हो, लेकिन परसेप्शन के खेल में हारे और तगड़े हारे, है ना। अब उसका एक और उससे अच्छा उदाहरण देता हूँ मैं। तेलंगाना की सरकार ने जितना फ्री बांटा है उतना तो किसी ने नहीं बांटा, फिर भी हार गई बुरी तरह से। विधानसभा भी हारी और लोकसभा भी हारी। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपकी जो स्कीम्स हैं वो परसेप्शन को भी साथ में लेके चलें, है ना। आपने 25,000 वो दवा की दुकानें खोली सस्ती वाली, लेकिन क्या वो यील्ड कर रही हैं आपको? क्या कैसे ये जूझ रहे हैं? आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जो परसेप्शन की बात है उसमें दो पक्ष हैं उसके। एक तो आर्थिक पक्ष है जिस पे हम लोग अभी बात कर रहे थे, और उसके अलावे जो आप आइडेंटिटी और कल्चर का इश्यू जो है, तो जो इंटरनल फीडबैक है, जो हम लोगों की भी इंटरेक्शन है, उसमें ये है कि सरकार के पास जो जबरदस्त फीडबैक आई है वो ये आई है कि इस बार जो सेटबैक मिला है, एक तो उन मुद्दों पे मिला है जो एक खास वर्ग, उनकी पहचान और उससे रिलेटेड जो ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा था, जो ज्यादा सफल हुआ और बीजेपी आत्मविश्वास में भरी गई। वो था संविधान बदल देंगे, आरक्षण बदल देंगे। लेकिन इससे कौन वर्ग प्रभावित होता है ये भी देखना होगा। ये यहां पे हमें लगता है सरकार थोड़ी सी ज्यादा फंस रही है ऑपोजिशन के ट्रैक में। संविधान बचाने का मुद्दा आप पूरे हिंदुस्तान में जाएं, हर जगह केवल एक जाति का होता है। वह तो दलितों में एक अंबेडकराइट कास्ट होता है, केवल एक अंबेडकराइट कास्ट। अब यूपी में चले जाए वो जाटव रविदास होंगे, महाराष्ट्र में चले जाए वो महार होंगे, मातंग और बाकी महाराष्ट्र में या पासी हो, खटिक हो, संविधान का नैरेटिव उनके बीच में आपको नहीं दिखेगा, पहली बात। और दूसरा होगा जो एक बहुत ही नेहरूवियन कल्चरल एलिट्स होते हैं, जिन्हें बड़ा अच्छा लगता है ये सब चीजें कि भाई एक सेकुलरिज्म की आत्मा होनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी चाहिए। तो इलेक्टोरली संविधान का और आरक्षण खत्म करने की बात को चुनाव के परिणाम से जोड़ना जो है ये गलत होगा, और इसमें सरकार अपना एनर्जी वेस्ट करेगी, क्योंकि ये जो है ऑपोजिशन की पिच है, आप उस पर जा। तो पहली बात तो यह है कि परसेप्शन वार में सरकार यहां जो है बहुत ज्यादा सरकार को उलझने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अभी लग रहा है कि शायद वो भी काउंटर कर रहा है। दूसरी बात आप देखिए कि मेजॉरिटी ऑफ ओबीसीज हो, किसान हो, युवा हो, मिडिल क्लास हो, अर्बन हो, रूरल हो, महिला हो, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कोई मुद्दा नहीं है उनके लिए, ये सब टॉकिंग पॉइंट। रही दूसरी बात आर्थिक मुद्दे पे, तो आर्थिक मुद्दे पे देख लीजिए इस बार जो सेटबैक हुआ है इसका कोई पैन इंडियन पैटर्न नहीं है कि इकोनॉमिक इश्यूज के कारण बीजेपी हारी है। दो राज्य, एक 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश और दूसरा उसके बाद 48 सीट्स वाला महाराष्ट्र, जहां बीजेपी को जबरदस्त सेटबैक मिला, वहां पे कारण जो थे बीजेपी के इंटरनल थे। उसे कुछ लोग बीजेपी का एरोगेंस कर रहे हैं, स्टेट लीडरशिप और सेंट्रल लीडरशिप के एक दो लोगों के बीच की केमिस्ट्री का खराब होना बता रहे हैं, या ओवरहैंडेडनेस बता रहे हैं। तो ये फीडबैक जो है दूसरी वाली जो है वो क्लियर है कि कहीं ना कहीं आपको अपने अफेयर्स जो है जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और सब कुछ वो होना चाहिए। रही बात अब सरकार का रिस्पॉन्स क्या होगा, इसमें अनिल सर की बात से मैं सहमत हूं कि देखिए शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश में थे तो इस बार सरकार किन सेक्टर्स को इकोनॉमिकली टारगेट करेगी? एक तो किसान को करेगी, दूसरा महिलाओं को करेगी, और तीसरा युवाओं और मिडिल क्लास को भी उसमें जोड़ेगी, इनको करेगी। अब शिवराज सिंह चौहान ने, याद होगा लोगों को, जब मध्य प्रदेश में वो थे तो एक भावांतर का स्कीम लाया था। भावांतर मतलब भाव जो प्राइस हो और उसमें जो अंतर हो, जो प्राइस डिफरेंस हो, कि आप जाए और आप जाके मंडी में जो भी आपको प्राइस मिल रहा है आप बेच दे उस पे, और जो डिफरेंस होगा वो गवर्नमेंट किसानों को पे करे। ये अब इनिशियली चूंकि उसी समय नोटबंदी हुई थी, जीएसटी आया था, डिजिटाइजेशन हो रही थी, तो बड़ा किसान परेशान थे, लेकिन बाद में देखिए स्टेबलाइज हो गया। तो प्रयास क्या है कि जब आप किसानों को टारगेट करें तो एग्जिस्टिंग स्कीम्स रहेगी, लेकिन
उसको और ज्यादा डायनेमिक बनाने का तरीका होगा कि आप उसे मार्केट से बेटर कनेक्ट, टैक्स नेटवर्क को आप रूरल एरियाज में बढ़ाएं, बाकी जगह आप फाइनेंशियल सपोर्ट दें, वो जी। सपोर्ट के फॉर्म में ना। सज्जन, जी आपकी बात से मुझे ये समझ में आ रहा है कि सरकार इस मैंडेट को, इलेक्शन मैंडेट को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इश्यूज से जोड़ के नहीं देख रही है। वो ये देख रही है कि एक बात देख ही नहीं रही। आप एक पैटर्न और देखिएगा पिछले 10 दिनों में कि सरकार सारी ऑपोजिशन के साथ थोड़ी सी नरमी से पेश आ रही है, सिवाय प्राइम ऑपोजिशन के कांग्रेस। तो एक बात मान के चलिए, ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं परसेप्टिव है, कांग्रेस जो भी इशू उठाएगी ये सरकार उसको नहीं मानेगी। ओके, तो कांग्रेस तो सब कुछ उठाएगी अगर ये स्थिति बनेगी तो वो बॉडी लैंग्वेज देख ले। हाँ, नहीं ऑपोजिशन के भी छोटे छोटे हो, वीजा भी कांग्रेस आप देख। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ खाली, जब कल लोकसभा अध्यक्ष जी को आसन तक पहुंचाने की बात हुई, लक्ष्मण जी आपका तवज्जो चाहूँगा, उस वक्त राहुल गांधी, प्रधानमंत्री जी और किरण रिजिजू जी उनको लेके गए थे। आप तीनों की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चैनलों पे इसका विश्लेषण पता नहीं क्यों नहीं किया लोगों ने, लेकिन वो दिख रहा था कि किस तरीके के संबंध आगे पार्लियामेंट के अंदर होने वाले होंगे। चलिए इसको और खोलते हैं। लक्ष्मण, आपने कहा मिडिल क्लास की चिंता इस बार सरकार करेगी। क्यों करेगी चिंता मिडिल क्लास की? मोदी जी ने स्वयं अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मिडिल क्लास को ये गर्व महसूस होना चाहिए कि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। तो क्यों चिंता करेंगे हम? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो आप गर्व कब तक महसूस करा देंगे? गर्व महसूस करे किसी का पेट तो चलता नहीं है, झंडा उठा के किसी का पेट तो चलता नहीं है। गर्व महसूस कर लेंगे, लेकिन आखिरकार हमें भी आप मजबूत करेंगे कि नहीं करेंगे, हमें भी कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, जो बदलती परिस्थिति है। तो ये फीलिंग है, आप इसको आंकड़ों में समझिए। जो अभी तक आपने चर्चा किया उसमें एक आम सहमति बनी कि परसेप्शन की लड़ाई है। मैं इसमें जरूर ये बात जोड़ूंगा, परसेप्शन की लड़ाई होगी, हो सकती है, मैं सहमत भी हूँ, लेकिन तथ्य भी परसेप्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। आप जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों को देख लीजिए, उसी जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े में आप कंजम्पशन ग्रोथ के आंकड़े को देख लीजिए। आमतौर पर क्या होता था कि जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े और कंजम्पशन ग्रोथ के आंकड़े ऑलमोस्ट बराबर हुआ करते थे। पिछले 3-4 क्वार्टर से जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कंजम्पशन ग्रोथ घटता जा रहा है। कंजम्पशन ग्रोथ उतना नहीं बढ़ा है, काफ़ी फासला हो गया है, जो इस बात को दर्शाता है कि मिडिल क्लास के हाथ में पैसे कम आ रहे हैं। सेविंग देख लीजिए आप कितना जा रहा है, आरबीआई ने भी इस पर चिंता जताई है। तो ये सरकार को आभास है कि मिडिल क्लास को देना होगा। और अब पिछले 10 साल का आप ले लीजिए तो प्रत्यक्ष तौर पे जिसका शॉर्ट टर्म या तात्कालिक फायदा हो, तो ऐसा कोई बड़ा कदम सरकार ने नहीं उठाया मिडिल क्लास को देने के लिए। हाँ, लॉन्ग टर्म में पीएलआई स्कीम, बाकी स्कीम है जिसका अप्रत्यक्ष तौर पे अच्छे परिणाम निकले हैं। तो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास पर इस बार फोकस रहेगा। जो मेरी बातचीत होती है अलग अलग लोगों से, जो नीति निर्धारक हैं, उनका भी मानना है कि इस बार मिडिल क्लास एक फोकस में है। और राजनीतिक वजह भी है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, लेकिन आप भी सहमत होंगे नीरज जी कि लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, लेकिन सहयोगी दलों के बीच जो रिश्ते हैं और भाजपा की मजबूती जो है काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि महाराष्ट्र में क्या होता है, हरियाणा में क्या होता है, झारखंड में क्या होता है। वो भी चुनाव आ रहे हैं, तो आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, पहली वाली स्थिति रही नहीं। तो ये सब को देखते हुए मिडिल क्लास पर फोकस रहेगा, मेरा पूरा मानना है। और इसी वजह से मैंने अपने चैनल पर कहा भी था कि इनकम टैक्स एक बड़ा जरिया है जिसके जरिए सरकार विचार कर रही है कि तत्काल राहत दिया जाए ताकि मिडिल क्लास को फायदा पहुंचता हुआ दिखे। क्या करेंगे, मतलब थोड़ा बताइए ना, क्या बहुत ज़्यादा छूट दे देंगे क्या? 15-20 लाख तक कोई टैक्स नहीं, जीरो कर देंगे एकदम, ऐसा करेंगे? नहीं, इसमें बता दूं आपको कि जानकर आश्चर्य लगेगा कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री का पदभार ग्रहण कर रही थी ये तीसरे कार्यकाल में, उससे पहले ही इकोनॉमिक एडवाइजर डिपार्टमेंट को कहा गया कि आप इनकम टैक्स में कुछ ऐसे बदलाव पर एक्सप्लोर करिए जिससे कंजम्पशन बढ़े। तो सूत्र जो कह रहे हैं, हालांकि ऑफिशियली नहीं किया गया है, कि इकोनॉमिक एडवाइजरी विंग ने कहा, आर्थिक सलाहकार विभाग ने कहा, आर्थिक सलाहकार ही एक तरह से कह सकते हैं, उनकी राय यह है कि आप ओल्ड और न्यू टैक्स रिजिम दोनों में बदलाव आपको करना पड़ेगा। और वो न्यू टैक्स रिजिम में आए तो 15 लाख वाला जो स्लैब है वहां पे आपको बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि अचानक से 20% से बढ़कर के 30% स्लैब चला जाता है आमदनी 15 लाख ज्यादा होने पे। और ये जो वर्ग है, इस वर्ग को आप पैसा देंगे ना तो वो पैसा बचाएगा नहीं, वो खर्च करेगा तो आपकी इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी। एक तो इस कैटेगरी को आपको बढ़ावा देना पड़ेगा, और जो इनकम टैक्स छूट की सीमा इसको भी बढ़ाना होगा। एक विकल्प ये है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपये, उसको बढ़ा दीजिए।
और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात कि आर्थिक सलाहकार विभाग ने यह भी कहा कि आप न्यू स्कीम पर फोकस कर लीजिए, ठीक है, लेकिन ओल्ड स्कीम को आप जो चाहते हैं कि हम छोड़ दो, उसको आकर्षक ना बना, तो ध्यान दीजिए जो असली टैक्स पेयर्स हैं, जो आपके लिए मायने रखते हैं, जो वाकई मिडिल क्लास हैं, वो अभी भी ओल्ड स्कीम में है। तो या तो ओल्ड स्कीम को आप और आकर्षक बनाइए या फिर ओल्ड स्कीम वाले कुछ सुविधाएं आप यहाँ पे जोड़िए। मिसाल के तौर पर होम लोन पे छूट देना, उससे मिडिल क्लास को घर खरीदने में आसानी होती है, रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिलता है, बाकी एग्जाम्पशन को दिया जाना। तो यहाँ बड़ा दुविधा चल रही है वित्त मंत्रालय में कि ओल्ड स्कीम में कैसे बदलाव किया जाए। ओल्ड स्कीम में तो हमने तय कर रखा था कि हम कुछ नहीं करेंगे, और ये लोग अपने आप सब छोड़ कुछ देंगे। सब कुछ को सिंप्लीफाई करके एक डीटीसी टाइप का क्या नहीं कर देते हैं, खत्म करें पुरानी नई स्कीम। एक स्कीम है 15-20 लाख तक 5% 10% टैक्स कर दे, सिंपल बनाए ना, लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों करें कि सीए के पास दौड़ना पड़े। ये बिल्कुल, ये आप जो कह रहे हैं ये मुद्दा उठा है, इस पर विचार हो रहा है कि आपने इनकम टैक्स को सरल बनाने चले थे, सरल बनाने के चक्कर में और जटिल कर दिए। ओल्ड स्कीम, न्यू स्कीम, ओल्ड स्कीम में ये होगा, न्यू स्कीम में ये होगा, तो आप क्यों ना एक स्कीम रखते हैं, एक स्कीम रखिए, उसी में जो देना है दीजिए। तो एक राय ये भी चल रही है, लेकिन चूंकि इनकम टैक्स का मामला होता है, आपको ही पता है, जब बजट छपने जाता है उससे 48 घंटे पहले फैसले लिए जाते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय, राजनीतिक नजरिए देख करके, तो इस पर अभी भी राय नहीं बनी है। नहीं, ये बहुत अच्छी खबर है और मैं चाहता हूँ कि आपके मुंह में जब सरस्वती ये वाली बात सच हो जाए कि मिडिल क्लास को राहत मिले, क्योंकि बहुत बड़ा एक वर्ग है जो वाकई परेशान है। इसमें इस सवाल को थोड़ा रखते हैं अनिल जी और शुम्भू जी, आपके पास आता हूँ। लक्ष्मण जो बात करें बहुत इंटरेस्टिंग, मैं भी इस बात का समर्थक हूँ कि अगर आप पैसे हाथ